क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है हमारा, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कि मतलब हमें क्या बताने हैं, प्रिंसिपल बताने हैं नेचुरल जस्टिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रिगार्डिंग। या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोविजंस बताइए इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस हैं नेचुरल जस्टिस के अंदर, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग आप प्रोविजन बता दीजिए वेरियस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो, principle of natural justice have came out from the need of a man to protect himself from the excesses of organized power, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ से केम आउट होते हैं कि जो मैन की नीड है उससे ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हिमसेल्फ फ्रॉम द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर। नेचुरल लॉ इज अनदर नेम फॉर कॉमन सेंस जस्टिस। इट इज यूज इंटरचेंजेबली विद डिवाइन लॉ, just gentium and common law of nation. The principle of natural justice are considered as the basic human right as they attempt to bring justice to the parties naturally. देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, क्योंकि ये आई क्यों, देखो कोई भी चीज़ तभी आती है जब किसी को ज़रूरत हो, वही कहते हैं ना आविष्कार ही क्या ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि कुछ ज़रूरत आनी होगी तभी क्या है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एग्जिस्टेंस में आए। नेचुरल लॉ क्या है, इज़ अनदर नेम फॉर कॉमन सेंस जस्टिस। इसको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल लॉ होना चाहिए कि कॉमन सेंस की बात है कि लॉ तो होना चाहिए ना, डिवाइन लॉ, जस्ट कॉमन लॉ ऑफ नेशंस। तो प्रिंसिपल क्या है नेचुरल जस्टिस का, अब देखो दो हमारे बेसिक पिलर हैं नेचुरल जस्टिस के, नेमो इन प्रोपिया कॉजिया ज्यूडेक्स एसे डेविड। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस और द रूल अगेंस्ट बायस। कि मतलब अगर किसी का केस है, मान लो कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उसके अगेंस्ट अगर कोई केस है, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई केस है, क्या हम उन्हें ही जज बना देंगे? अगर उन्हें ही जज बना दिया गया, उनके अगेंस्ट ही केस है, तो क्या वो केस का निपटारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑडी एल्टेरम पार्टम, हियर द अदर पार्टी और द रूल ऑफ फेयर हियरिंग और द रूल डेथ, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये हमारे लैटिन में लिखे गए। देखो इसका मतलब क्या है कि बिना सुने किसी की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो किसी को हम खुद ही के केस का जज नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या है कि हर पार्टी को हमें सुनना चाहिए। देखो तो जो दो बेसिक पिलर्स है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, नो सिस्टम ऑफ लॉ कैन सर्वाइव विदाउट दीज पिलर्स। इनके बिना कोई भी लॉ क्या है, सिस्टम क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में क्या लिखा है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो जस्टिस है वो सबको मिलना चाहिए भैया, ठीक है, विच इज द बेस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जस्टिस क्या है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये चार वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखे गए हैं। अब देखो अपार्ट फ्रॉम द प्रेम्बल हमारे पास कुछ आर्टिकल्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ एनी डायरेक्शनरी पावर, मतलब कि क्या है, कोई भी क्या नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। देखो जो ये आर्टिकल 14 है ना, यहाँ से हमारे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। सॉरी, राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स जो है ना हमारे 12 से लेकर 35 तक के हमारे इक्वालिटी के राइट फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे। तो जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, वो हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि अगर कोई भी केस है, किसी के भी ऊपर कुछ चार्ज लगा है, ठीक है, तो उसके तहत कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है तो उसके बीच में जो कार्रवाई है उसके बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। पूरी तरीके से फेयर होना चाहिए, जो जस्टिस है, ट्रीटमेंट है, फेयर होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इससे क्या होता है, अगर हम ऐसे वो दे देंगे लोगों को, सेफगार्ड किया जा सकता है, मिनिमाइज कर सकते हैं हम चांसेस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पासिंग एन आर्बिट्ररी ऑर्डर। Hence the Supreme Court has extracted from Article 14 the principle that natural justice is an integral part of administration process। अगर एक बताओ, एक प्रोसेस है, एक मतलब एक भी कोई सी भी हमारी गवर्नमेंट है, वो स्मूथ रन कैसे करेगी अगर वहाँ पे जस्टिस ही नहीं होगा, मतलब फेयर प्रैक्टिस ही नहीं होंगी, ठीक है, जो बेगुनाह है उनको सजा मिलेगी। तो ऐसे कोई काम चल सकता है? नहीं चल सकता। अब देखो ये तो हमने आर्टिकल 14 देख लिया कि किसी के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है, किसी के बीच में आप आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, बीच में आप कूद नहीं सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन क्या है, ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि किसी को भी उसकी डिप्राइव नहीं किया जा सकता अनलेस लॉ क्या कहे तो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अंडर दिस आर्टिकल इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि देखो हमारे लॉ ने हर चीज़ का ना एक प्रोसीजर बना रखा है, उसको ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो आप क्या है, अनलॉफुल इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ को लॉ ने बता रखा, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन, जो जिसे भी हमने जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसके जो राइट है उनको तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं स्पेशल, उनमें क्या किया जाएगा, उनके राइट को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसको भी तो वैल्यू हम करेंगे, अभी प्रूफ थोड़ी हुआ है कि उसने कुछ गलत काम किया है। देखो आर्टिकल 22 1 और 2 सेक्शन के तहत क्या कहते हैं कि उसे इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, ठीक है, कंसल्ट करने का अधिकार है, वो अपने लिए वो रख सकता है, वकील रख सकता है, ठीक है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, वो अपने आप की कार्रवाई करवा सकता है, ठीक है, 24 आवर के अंदर, 24 आवर के अंदर उसको पेशी करवानी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, कि आप ऐसे किसी को नहीं पकड़ सकते, आप उससे पेशी करवाओगे, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन उसे पता होनी चाहिए कि उसको आपने गिरफ्तार किया तो क्यों किया है, वो अपने लिए कंसल्ट भी कर सकता है किसी वकील से, इसको आपको रोकने का अधिकार नहीं है। राइट नॉट टू बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट,
ठीक है। अब देखो आर्टिकल 32 एंड 226 क्या कहते हैं। आर्टिकल 32 और 226 कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपने किसी के भी फंडामेंटल राइट, हमारे पास 5 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। तो देखो जैसे राइट टू कल्चरल बिलीव्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सारे जो हमारे राइट्स हैं ना, इसमें क्या है कि आप किसी के जो राइट्स है उनका ना वायलेशन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 32 और 26 के तहत ये कहा जाता है। आर्टिकल 22 टू 27 क्या है, हाई कोर्ट में भी एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ सुप्रीडेंडेंस इशू डायरेक्शन ऑर्डर और राइट इन केसेस वेयर इट फेल्ट दैट देयर इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अकॉर्डिंगली। हाई कोर्ट के पास क्या है, पावर है सबसे सुप्रीडेंडेंस इशू डायरेक्शन की, ऑर्डर की, राइट की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, हमारे पास। सिंपल बात है, हमारे कोर्ट्स के पास ही तो पावर होगी और किसी के पास थोड़ी होगी। आर्टिकल 311 क्या कहता है कि डिसमिसल, रिमूवल की, कैसे आप किसी को हटा सकते हो एम्प्लॉयमेंट को, क्या क्या उसकी जो है प्रोविजन है, ये आर्टिकल 311 के तहत आता है। आर्टिकल 311 का क्लॉज हमारा 1 क्या कहता है कि दैट नो पर्सन हु इज मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस की क्या है, पोस्ट अंडर यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय व्हिच ही इज अपॉइंटेड। कि जो भी सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी है, वहाँ आपको कोई निकाल नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लॉज 2 आर्टिकल 311 का क्या कहता है कि कोई भी पर्सन क्या है अफॉरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड फॉर द चार्जेस अगेंस्ट हिम। आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 है कि किसी भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो आपने उसको जरूरी है बताना कि आपने उसको अरेस्ट क्यों किया, उसको क्या क्या चार्जेस लगाए हैं, उसको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना वो जो व्यू है वो रखने की, अपनी जो बात है उसको रखने की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। डिफाइन लेबर टर्नओवर, डिस्कस द काउजेस ऑफ हाई लेबर टर्नओवर इन इंडस्ट्रीज। लेबर टर्नओवर क्या है और हाई लेबर टर्नओवर के कारण क्या क्या है। चलो अब देखते हैं लेबर टर्नओवर से क्या समझते हैं। टू द रेट एट विच एम्प्लॉयज लीव एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लेबर टर्नओवर का मतलब कि क्या है, ऐसा रेट जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं। तो लेबर टर्नओवर को हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं लिविंग देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम टू द टोटल एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इन द पीरियड, ठीक है, कि कितने लोगों को हमने काम पे रखा है, ठीक है, और कितने लोगों को हमने काम से निकाल दिया, उसके मतलब कितने एवरेज लोग हैं जिन्हें हमने काम पे रखा था, ठीक है, और कितने लोग हैं हमने उसको निकाल दिया, कितने लोग निकल गए हैं काम से। तो इससे क्या पता चल जाएगा, हमें लेबर टर्नओवर पता चल जाएगा। इससे क्या हमें पता चल जाएगा, एंगेजमेंट भी पता चल जाएगी, लॉसेस भी पता चल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एग्जांपल दिया गया है, कहीं पे 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, फैक्ट्री में 2017 में 1000 एम्प्लॉयज़ थे, 100 पर्सन ने लेफ्ट कर दी कंपनी। सो द लेबर टर्नओवर कितना होगा, देखो टर्नओवर कितना होगा, कितना परसेंट होगा लेबर टर्नओवर। देखो एम्प्लॉयज़ कितने थे हमारे, लेफ्ट कर दिए 100, ठीक है, और अपॉन 100 और कितने में से लेफ्ट कर दिए, 1000 एम्प्लॉयज़ लेफ्ट कर दिए, तो 100 एम्प्लॉयज़ 1000 का कितना परसेंट हो गया, मतलब 10% हमारी लेफ्ट कर दी कंपनी। तो लेबर टर्नओवर से हमें क्या पता चलता है कि कैसी है हमारी इंडस्ट्री, कैसी चल रही है, कैसा उसका क्या है ओवरऑल, उसकी हेल्थ क्या है, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन कैसी है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ कैसी है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, लेबर टर्नओवर हम रिफर कर सकते हैं टू द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एंड आउट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट एक तो अंदर आने को और या बाहर जाने को, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उसे हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। अब देखो कोई भी जो लेबर है वो लीव क्या करेगा, क्यों लीव करेगा, अगर उसको अच्छी कंडीशन नहीं मिल रही है, सही वेज नहीं मिल रही है, सही सैलरी नहीं मिल रही है, तभी तो वो लीव करेगा। अगर उसको प्रॉब्लमेटिक हो रहा है वहाँ पे रहना तभी तो वो लीव करेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है दैट मेड लेड टू हाई लेबर टर्नओवर। इसमें क्या है, तुम भैया उन्हें सही पैसे ही नहीं दे रहे हो तो क्यों रहेंगे वो तुम्हारे पास। अगर तुम मोरल उनका डाउन है, ठीक है, मोटिवेशन ही नहीं है, अच्छी रिक्रूटमेंट, तुम गलत इंप्लॉयज़ को ला रहे हो, एम्प्लॉयज़ भी तो गलत हो सकते हैं, उनको तुमसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई दे रहा है तो तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे। और अनसिम्पैथिक, तुम्हारा कोई एटीट्यूड, उनके रवैया ही नहीं अच्छा है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन नहीं दे रहे हो, तुम उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, मान पावर की प्लानिंग नहीं है, इसलिए लेबर टर्नओवर होता है। अब देखो डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफेक्ट क्या होता है लेबर टर्नओवर के। अब देखो जैसे लेबर टर्नओवर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो क्या होगा, लेबर फोर्स बदलती रहेगी, तो इससे क्या है मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नंबर सेम है कि तुम्हारे को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पता है कि जैसे तुम्हें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने में 25 लोग लगते हैं और तुम्हारी फॉर्म में 25 लोग हैं, अगर अब वो कभी 25 हो रहे हैं, कभी 20 हो रहे हैं, कभी 15 हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या है, तो तुम्हारे लिए मैनेजमेंट के लिए मुश्किल होगा ना कि कैसे वो प्रोडक्शन की जाए इफेक्टिवली। न्यू वर्कर्स क्या है, लॉस्ट वर्कर का रिप्लेसमेंट, जो नए वर्कर होते हैं वो एक्सपीरियंस जितने नहीं होते तो वो इतने कामदायक नहीं होते फर्म के लिए। न्यू एम्प्लॉयज़ क्या मिस हैंडल कर सकते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मनी उनको करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है नए एम्प्लॉयज़ के लिए। लेबर टर्नओवर हाई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत आती है, लेबर कॉस्ट ड्यू टू लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यूली एम्प्लॉय वर्कर, क्योंकि जो नए वर्कर आते हैं उनकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी की भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट द वेरियस मेथड्स फॉर मेजरिंग लेबर टर्नओवर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो एक तो सेपरेशन मेथड है और दूसरा कौन सा, रिप्लेसमेंट मेथड। सेपरेशन मेथड में क्या होता है कि जितने जो लोग हैं ना, जितने लोग छोड़ रहे हैं और जितने लोग थे, जैसे मान लो कि 100 लोग थे फर्म के अंदर, ठीक है, 100 लोग थे हमारे फर्म के अंदर, उसमें से 10 लोगों ने छोड़ दिया, तो कितने परसेंट लोगों ने छोड़ दिया, हम कहेंगे 10% लोगों ने छोड़ दिया, तो ये तो सेपरेशन मेथड हो गया, ठीक है। देखो
कि अब जो दूसरा है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, सरप्लस वर्कर्स लीव द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्कर्स हु सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू अपॉइंटमेंट इफ दे लीव। देखो कि जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग क्या हैं उस पीरियड में, एवरेज नंबर ऑफ पीरियड हैं जो उसमें लगे हुए हैं, और जितने लोगों ने रिप्लेस कर दिया है देखो लेबर टर्नओवर में हमने क्या था, जितने लोग छोड़ के चले गए हैं ना उसको डिवाइड कर दिया था हमने एवरेज नंबर, जितने टोटल लोग हैं, जो एवरेज नंबर ऑफ लोग हैं उस पीरियड में लगे थे उनसे। पर रिप्लेसमेंट मेथड में जो लोगों ने रिप्लेस कर दिया है उनको हम डिवाइड करते थे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से उस पीरियड के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो लोग छोड़ के गए हैं और जो लोग उनकी जगह लिए हैं उनका टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जो एवरेज वर्कर है उस टाइम पे उससे, और उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्टेट सर्टेन मेजर दैट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अब बताओ ऐसे क्या मेजर लिए जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि लेबर टर्नओवर कम से कम हो। अब कैसे होगा कम से कम, देखो अगर उसको करने हैं, आप खुद ही सोचो ना कि अगर आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करके रखना है तो आपको उनको अच्छी वेजेस देनी चाहिए, ठीक है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और उसके बाद क्या है उसको अच्छे इंसेंटिव्स देने चाहिए, प्रमोशंस देने चाहिए, उसके बाद अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी तो आपका लेबर टर्नओवर कम होगा ना। और आपको क्या है उसने मोटिवेट रखना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसमें आप ये मेजर्स लिख सकते हो, ठीक है। और इसको अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म क्या होता है, देखो एब्सेंटिज्म क्या होता है कि मतलब कोई नहीं आया है, ठीक है, अनशेड्यूल्ड एम्प्लॉय एब्सेंसेस फ्रॉम द वर्क। एब्सेंटिज्म तो आप सभी समझते हैं, एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है, आपको जहाँ जाना था आप नहीं गए उस टाइम पे, ठीक है। एब्सेंटिज्म क्या है, कुछ तो कारण आपके होंगे, कुछ भी कारण हो सकता है ना इसका, देखो कुछ भी कारण हो सकता है इसका। एब्सेंटिज्म कैन ऑफन ट्रेस टू अदर फैक्टर लाइक पुअर वर्क एनवायरनमेंट, हु डोंट वर्क, ठीक है। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अकॉर्डिंग यही एब्सेंटिज्म के कारण है, कोई बीमार हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट उसे नहीं मिला, ठीक है, वर्क आवर्स ऑफ वर्क क्या है, आवर्स ऑफ वर्क ज़्यादा है या बहुत कम है, एफिशिएंसी पे वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, एम्प्लॉय सिक पड़ गया, बीमार पड़ गया, नाइट शिफ्ट है इसलिए नहीं आया। रूरल एक्सोडस है, मतलब कि क्या है कि वर्कर्स गो बैक टू देयर विलेज। रूरल एक्सोडस बहुत बड़ा कारण है कि आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे या छठ पूजा वगैरह के टाइम पे जो वर्कर्स होते हैं वो मेनली अपने गांव चले जाते हैं, क्योंकि वो गांव देहात से आते हैं, तो वो उनके पास एक ही टाइम होता है कि अपनी फैमिली से मिलने चले जाएं। तो रूरल एक्सोडस के कारण हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सोशल रिलीजियस फंक्शन हो गया कुछ, ड्रिंकिंग एंड अम्यूजमेंट की मतलब कि ज़्यादा उसने क्या कर ली, अल्कोहल का सेवन कर लिया, इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद क्या, आफ्टर पे डे मतलब कि क्या है कि अब उसे कोई नई जॉब मिल गई या बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, नेचर ऑफ वर्क उसे अच्छा नहीं लगा। पर्सनल फैक्टर हो सकता है कि उसका पर्सनल एटीट्यूड उसकी एज के अकॉर्डिंग है, कि वो सीनियर है, जेंडर है। वर्क प्लेस फैक्टर की मतलब वर्क प्लेस पर अच्छा उसे कंडीशन मिल रही है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, वर्क रूटीन जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, तो यही कारण होते हैं। क्वेश्चन 12 हमारा क्या, सर्टेन मेजर टू रिड्यूस एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देखो एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म का मतलब क्या है कि अच्छी हम वेज दें, उन्हें अच्छी कंडीशन दें, एक्सीडेंट, ये सब तो अभी मैंने आपको बताया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 13 का कह रहा है, इफेक्ट क्या होता है एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉयज़ के। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होंगे उससे, तो क्या है अगर एम्प्लॉय एब्सेंट होंगे, अभी मैंने आपको बताया था लेबर टर्नओवर में अगर एम्प्लॉयज़ जाएंगे या न्यू वर्कर्स आएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, यही प्रॉब्लम इसमें भी होंगी। तो मुझे नहीं लगता मुझे फिर से बताने की जरूरत है, ये आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, है ना, और नए जो वर्कर्स होते हैं मतलब वो उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इससे क्या है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, ठीक है, अच्छा वो नहीं हो पाएगा, रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं बनेंगे, इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि वो इनडिसिप्लिन के कारण। देखो क्वेश्चन हमारा 14 क्या कहता है कि गिवन अकाउंट ऑफ एब्सेंटिज्म रेट एंड लेबर टर्नओवर इन इंडिया। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एब्सेंटिज्म क्या है और लेबर टर्नओवर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अब देखते हैं कि एम्प्लॉय ग्रीवियंस से क्या समझते हैं, एम्प्लॉय ग्रीवियंस और वर्क प्लेस ग्रीवियंस क्या होता है। देखो ग्रीवियंस से हम क्या समझते हैं कि अगर जो एम्प्लॉय है ना, और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। अब डिस्प्यूट क्यों होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने क्या कहा था, एम्प्लॉय को कुछ कहा था कि जैसे उसने तनख्वाही कही थी उसे 15,000 देने की, पर अब वो उसे 15,000 की जगह क्या है 12,000 दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वर्कर के मन में वो आएगा ना, डिस्प्यूट की भावना आएगी ना, तो इससे क्या डिससेटिस्फेक्शन आएगा उसके मन में। तो इससे क्या है कि क्या है जो वो चाह रहा था ऑर्गेनाइजेशन से, जो उसे कहा गया था वो नहीं मिला है, तो एम्प्लॉय ग्रीवियंस हम इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो कॉमन काउजेस ऑफ एम्प्लॉय वर्क प्लेस ग्रीवेंस के, पे एंड बेनिफिट। मैंने जैसे अभी आपको बताया, पे कुछ और कहा था, बेनिफिट कुछ और कहा था, देने को दे कुछ और रहा है। वर्कलोड मतलब उसकी जो ड्यूटी है 8 घंटे की है, काम उससे 10 घंटे का कराया जा रहा है। कंडीशन उसको अच्छी नहीं मिल रही है। यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशन उसके अच्छे नहीं है, यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशन शुड बी गुड, वो अच्छे ही नहीं है, तो यूनियन की बात ही नहीं सुनती है, मैनेजमेंट उन पर ध्यान ही नहीं देती है, तो ये सब कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ब्रीफ नोट ऑन ग्रीवियंस मैनेजमेंट इन इंडियन इंडस्ट्री। देखो 3 लेजिस्लेशन है हमारे ग्रीवियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन इंडस्ट्री। अब जो तीनों हैं उसे हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर,
ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रही है शुड फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर, कुछ उनके ऑर्डर्स बनाए जाने चाहिए। दे शुड कंटेन अमंग अदर थिंग्स अ प्रोविजन ऑफ रेड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट एंड रॉन्गफुल एक्शंस बाय द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट्स। फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, तो ऐसी बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं ताकि इन पर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ग्रीवियंस प्रोसीजर इंडियन इंडस्ट्री में क्या है। तो 15 सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1957 में हुआ था। ठीक है, 15वां सेशन 1957 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया, ग्रीवियंस प्रोसीजर फॉर द कंट्री दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू यूनियन एज वेल एज द मैनेजमेंट। ऐसे ग्रीवियंस प्रोसीजर बनाए जाएं जो कि यूनियन के द्वारा भी और मैनेजमेंट के द्वारा भी क्या है, वो क्या है, एक्सेप्टेबल हो। 16वें सेशन में क्या कहा गया, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में अ मॉडल फॉर ग्रीवियंस प्रोसीजर वॉज फॉर्मुलेटेड। दिस मॉडल एम्स एट क्रिएटिंग अ ग्रीवियंस मशीनरी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ डिपार्टमेंट। वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो डिपार्टमेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। यूनियन उन्हें नॉमिनेट करती थी, मैनेजमेंट क्या करती थी, उन्हें डिपार्टमेंट में रखते थे। उनको क्या अप्रोच फॉर एंड डिपार्टमेंटल हेड्स आर सपोर्ट टू बी अप्रोच इन द सेकंड स्टेप। द मॉडल पॉइंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज क्या क्या है। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप द ग्रीवेंस इज टू बी कम्युनिकेटेड और सबमिटेड टू द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो उसे सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहिए। ठीक है, 48 आवर्स के अंदर उसमें क्या है, कुछ ना कुछ आंसर जरूर देना है। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन, द एग्रीव्ड एम्प्लॉय can take his grievance to the head of the department. In case of agreed employee is dissatisfied with the decision of the departmental head, अगर एम्प्लॉय हेड की जो डिसीजन है उससे डिससेटिस्फाइड है तो क्या करे, वो जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या करे, ग्रीवियंस कमेटी के पास ले जाएगा। ग्रीवियंस कमेटी क्या है, 7 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ रिपोर्ट बनाएगी उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या है, मैनेजमेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ ग्रीवियंस कमेटी मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एग्रीड एम्प्लॉय। और उसका ठीक है, जो फाइनल डिसीजन है मैनेजमेंट का ऑन द रिपोर्ट ऑफ ग्रीवियंस कमेटी मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तो उसे जो एम्प्लॉय जिसे दिक्कत थी, जो डिस्प्यूट कर रहा था, उस तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, इन केस द ग्रीवियंस स्टिल रिमेन्स अनसेटल्ड द केस में बी रिफर्ड फॉर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्रीवियंस मैनेजमेंट इन इंडियन इंडस्ट्री। तो ग्रीवियंस मैनेजमेंट के जो इंडस्ट्री है, ये क्वेश्चन देख लिया है, सॉरी वो क्वेश्चन हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की साइलेंट फीचर क्या है। तो देखो साइलेंट फीचर क्या है, सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, सर्विस कार्ड होना चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विस होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए वर्कमैन का, एज का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशन होनी चाहिए, एज ऑफ रिटायरमेंट होनी चाहिए, ट्रांसफर का बारे में डिटेल होनी चाहिए, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। मेडिकल एड इन केस ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, फॉर्म के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना उसके वर्कमैन के बारे में। सेक्रेसी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव सर्विस होनी चाहिए, वर्कमैन को क्लासीफाई करना चाहिए, उन्हें चाहिए कि परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, कैजुअल है, प्रोबेशनर है, बेडलेस है, अप्रेंटिस है, ट्रेनर है, मतलब कि सीखने आया है वहाँ पे। ठीक है, कैजुअली ऐसी काम कर रहा है या कुछ ऐसी काम छोटे मोटे काम के लिए अपॉइंट किया गया है, रेगुलर है या रेगुलर नहीं, ये सब कन्फर्म करना चाहिए। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ हॉलीडेज एंड पेड एक्स। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ हॉलीडेज एंड पेड डेज। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ वेज रेट, शिफ्ट वर्किंग, नोटिस ऑफ चेंजेस इन शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस एंड लेट कमिंग्स, लीव, कैजुअल लीव, पेमेंट ऑफ वेजेस, स्टॉपेज ऑफ वर्क, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस सबको पॉइंट को मुझे डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा है, ये इजी पॉइंट है, आप इसके बारे में ब्रीफ में लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यूनिट 3 हमने आज कंप्लीट कर ली है। आपको बेसिक पता होना चाहिए, अगर आपको बेसिक पता है आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। ये वीडियो में इस वीडियो में मैंने सारा आपको ब्रीफ दे दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।